अस्सलाम वालेकुम हाजरीन। आसिम जान बैठक चैनल से आपके सामने नए प्रोग्राम के साथ हाजिर है। हमारे मेहमान हैं सरताज खान, जो हिस्टोरियन हैं, सोशियोलॉजिस्ट हैं, और इनकी मखसूस नज़र है खैबर पख्तूनख्वा में तहरीकों पर। तो आज का मौजू थोड़ा सा ब्रॉड भी है और स्पेसिफिक भी हम चाहेंगे कि ये हो जाए। ब्रॉड ये है कि हम इंटरेस्टेड हैं, हम दोनों, इस मौजू पे कि कैपिटलिज्म से पहले जो समाज थे दुनिया में, वो जनरली जो है ना सेल्फ सफिशिएंट होते थे। कुछ जगहों में फ्यूडलिज्म था, कुछ में प्री फ्यूडल टाइप की सोसाइटी थी, सेमी नोमैडिक थी या सेमी एग्रीकल्चरल सोसाइटीज थी। तो उनकी बुनियादी खसूसियात जो हैं वो सेल्फ सफिशेंसी पे बेस्ड थी, प्रोडक्शन फॉर नीड थी इंस्टेड ऑफ फॉर प्रॉफिट। उसमें वेज लेबर नहीं होता था। समाज, एक गांव या एक कबीला या लोग मिल के प्रोडक्शन अपने लिए यूज के लिए करते थे, और तबकाती कॉन्ट्रडिक्शंस बड़ी महदूद थी। और जो समाज इस लिहाज से चल जा रहे थे, और प्रोडक्शन टेक्निक्स भी फिर इसी वजह से, जो प्रिमिटिव लव्स नहीं कहेंगे लेकिन ये कि आसान सतह लेवल की थी। अब अगर हम इसको अप्लाई, अब जो है ना वेस्टर्न यूरोप में कैपिटलिज्म डेवलप हुआ, और उसने अपने समाजों में भी तब्दीलियां लाई। फिर वो जो कैपिटलिज्म सारी दुनिया में पहुंचा, तो एशिया में, अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में, तो उन समाजों में वो आए। और क्योंकि ये एडवांस मोड ऑफ प्रोडक्शन था, तो कई जगहों में इन्होंने कॉलोनियां बनाने में ये कामयाब हो गए। चाहे रेजिस्टेंस हुई भी बहुत जगहों में, बट ये रेजिस्टेंस को दबाने में कामयाब हो गए, कॉलोनियां बनाई। और उन समाजों को अपने मईशत के लिए इस्तेमाल किया, वहाँ के मैन पावर को, वहाँ की रिसोर्सेज को। वहाँ की समाजों में तब्दीलियाँ इनके आने की वजह से आई, कॉलोनी बनाने की वजह से आई। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम शुरू करते हुए एक स्पेसिफिक एरिया पे आएंगे कि या चलो पूरे इंडिया पे कब्जा हुआ और ब्रिटिश कॉलोनी बन गया। एक एडवांस कैपिटलिस्ट कंट्री जो है ब्रिटेन, उसके हिस्से में इंडिया आ गया, डच के हिस्से में इंडोनेशिया आ गया, पुर्तगीज के हिस्से में अफ्रीका के हिस्से आ गए, बेल्जियम के हिस्से में कॉन्गो आ गया। ये चल मुख्तलिफ जगहों में दुनिया में आए। स्पेन के हिस्से में लैटिन अमेरिका आ गया। तो अब जब जब ये अंग्रेज पहुंचे, बंगाल से कब्जा करते करते फाइनली जो है एंड एंड में जो है ना पंजाब और केपी के पहुंचे और बलूचिस्तान पहुंचे, और इन इलाकों को भी अपने जेर तसल्लुत लिया या जेर असर लिया। तो अब वो समाज, हाँ जी, ये सारा बैकग्राउंड हो गया। अब सरताज साहब से हम ये सवाल करेंगे कि वो केपीके का, पख्तूनख्वा का, आज उसका नाम केपीके है, तो ये जो एरिया था, और पहले एनडब्ल्यूएफपी भी इसका नाम रहा है, अंग्रेज ने इसका नाम नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस रखा था। तो ये जो सारा एरिया था, इसका समाज अंग्रेज से पहले या की तब्दीलियां आने से पहले कैसा था? जी, जी सलाम। सरताज साहब। जी आसिम साहब, जो अगर आप देखें तो 1849 के 46 से लेकर 49 के दरमियान जो है वो बरतानिया ने अ, उसको कब्जा किया, पंजाब को। पंजाब के एक हिस्से के तौर पर जो है सूबा सरहद यहाँ एनडब्ल्यूएफपी जिसको कहा गया पख्तूनख्वा का खित्ता, ये उसके जी जी हिस्से में आया। बा, बाकी कबायली इलाके बहुत सारे मुआहदों के तहत और मुख्तलिफ जंगों के जरिए भी कब्जा किए गए। लेकिन ये जो जी फर्टाइल लैंड थे जिसमें इन्होंने 6 जिले इब्तिदाई बनाए, अगर आप देख लें, जी और जी बंदोबस्त किया, सेटलमेंट किया, ये वो इलाके थे जो खासकर जो है सिखों से इनके कब्जे में आए। जी जी। इनके नाम क्या थे, 6 डिस्ट्रिक्ट जो इन्होंने बनाए? तो 6 डिस्ट्रिक्ट में पेशावर था, हजारा था, यही खान था, बनो था, कुआट था, और ये जो 4-5 जिले थे ये ठीक है। बड़े बुनियादी इसी में। बाकी से अजला जो आज हम बहुत सारे नाम सुन रहे हैं, वो तो हाँ कुछ जो रियासतें बाद में मिली उसमें जी बने, जी और जी। आखिर में हमारे कबायली इलाके में बने, और जो हाँ इन अजला को भी तोड़कर जो है मुख्तलिफ जिले बनाए गए। जैसे जी जी जी। पिशावर जिला जो था उसमें अब कई समझ जिले हैं। समझ गया सर। अब ये उस पॉइंट पे आए कि वो इनका समाज कैसा था, इसकी इनका समाज, पॉलिटिकल इकोनॉमी क्या थी, समाज किस टाइप का था? अगरचे जो थे यहाँ पर जो है मुगल भी आए, सिख भी आए, और आखिर दुरानी भी आए।
उन्होंने लूट मार की, लेकिन बरतानिया की लूट मार में जरा फर्क था उनसे पहले। जो जी जी उससे पहले जो लूट मार करने वाले हैं वो ज्यादातर जो है पेशावर में कब्जा करते और इन इलाकों से लूट मार करते हैं, क्योंकि इन इलाकों में जो थे खराज वसूल कर लेते ज्यादा से ज्यादा वहां पेशावर को बेस बनाकर। और हम्म। क्योंकि इन इलाकों में इस कदर जो है पैदावार नहीं होती थी कि इनको मुस्तकिल कब्जा किया जाए, फिर इन इलाकों की तरफ से रेजिस्टेंस भी बहुत होती। जी तो जी इन दो चीजों की वजह, एक कब्जा करने की जो वो थी, उसके लिए इंतजामिया चाहिए था मुस्तकिल कब्जे के लिए, वो मुश्किल था। और दूसरी रेजिस्टेंस भी हो रही थी, तो जी इसलिए जी जी जो सबसे पसंदीदा तरीका था जो हुक्मरानों का वो यही था कि लश्कर आकर लूट मार कर ले, साल में 1 साल बाद, 6 महीने बाद, और यहाँ हम्म। से खवातीन, बच्चे और जो लोगों ने अपने लिए मौसमी असरात से महफूज रहने के लिए जो गला और अनाज जमा किया होता था उसकी लूट मार कर लेते अगर कुछ किया होता तो, वरना हम्म। जो है जानवर वानवर जो थे वो ले जाते थे। तो इस तरह जो थे इनकी जो मुदाखलत थी वो ऊपर ऊपर से होती थी, जो जी जी। बहुत अहम है। जो बरतानिया आया तो उसमें जो क्लासेस थी वो ज्यादातर तो उस तरह की परमिशन थी नहीं जिस तरह आज हम जी जी। देख रहे हैं। अच्छा, उस एक 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 वक्त पॉइंट में, जी जी, सिर्फ मैं एक एक पॉइंट से रेज सुफिशिएंट। कर दूं कि चलें, अगर हम उसको ले लें, सिख सिख दौर को, तो सिख ने कुछ जगह तो अपनी जो है ना फौजी छावनियां बनाई। तो फिर यार कुछ ना कुछ वो जो पुराना सिख रियासत तो सरमाएदाराना रियासत नहीं थी ना, फ्यूडल रियासत आप उसको शायद कहें या जो भी कहें, तो वो कुछ ना कुछ खराज के लेती होगी ना। देखिए, सिखों का वो जमाना बड़ा ही बहरान का जमाना था, बड़ा शदीद किस्म की लड़ाइयाँ हुई, उसमें बड़ी तहरीकें भी हुई, उनका जी जी। कब्जा कभी मुकम्मल भी ना हो सका सिखों का। हाँ चलो, अब हाँ, मैं कह रहा हूँ जिस वो इलाके पे था वहां से तो खराज लेते होंगे ना। हाँ वो खिराज लेते थे, और जाहिर है ये जो पुश्तून जो खासकर वहाँ अशराफिया थी, तो वो सिखों की नुमाइंदा जो थी, जो इलाके इलाके में उन्होंने अपने नुमाइंदे बैठाए थे। अगर आप सैयद अहमद शहीद की तहरीक पढ़ें तो उसमें हम्म। आपको जो है उन जागीरदारों के या उन नुमाइंदों के नाम भी मिल जाएंगे जो इस जो इलाके में जी। जो थे उनकी अच्छा। एजेंट थे। जी 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 तो खराज, तो वो मुकामी लोग उन्होंने बनाए थे, वो जो थे खराज इकट्ठा करके पेशावर में या लाहौर पहुंचाते थे। जी लेकिन जी। उनके लिए बड़ा मुश्किल भी था सिखों के लिए, एक तो मजहब मुख्तलिफ था, लिहाजा उनके लिए डायरेक्ट खराज वसूल करना सारा मसला भी था। तो इसलिए हाँ उन्होंने हाँ। कुछ मुस्लिम अशराफिया को साथ मिला भी लिया जी था। जी। चलें, तो आप देखते हैं मतलब कि हम, जी जी जो सर, यार हम मोहम्मद था, जी जी, जो मैं कह रहा हूँ हम इस खासकर मेथड से ज्यादा इसमें इंटरेस्टेड है ना कि इंडिविजुअल कैसे किया, क्या किया। हम उस इकोनॉमी में इंटरेस्टेड हैं कि यार इकोनॉमी कोई जो सरप्लस खासकर जो सरप्लस प्रोड्यूस इकॉन करती थी, और सरप्लस जो है ना वो कभी सिख लेते थे, या वो जो है ना वो जो दुरानी बहुत कम प्रोड्यूस हुक्मरान, होता था मैं कह रहा आसिम हूँ साहब। पेशावर के दुरानी हुक्मरान ले लेते थे, या सरप्लस तो था ना जो लेते थे कुछ ना कुछ लोग। तो वो बहुत ही कम था आसिम साहब, जो ओके सरप्लस था ठीक है। इस एरिया में वो बिल्कुल ही जो है मामूली किस्म का होता था, और बमुश्किल से लोग उन पर गुजारा करते थे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उनको मुस्तकिल जो है उसमें रखना, इंतजाम में रखना एक मुश्किल काम था, अगर आप इंडिया के दूसरे हिस्सों के हवाले से देखें। और एक हाँ ये रेजिस्टेंस भी थी। तो मैं ये ठीक। क्या, लेकिन हम्म। जो उसका बेस था उसका वो जो है वो सब्सटेंस इकोनॉमी थी, यानी इस तरह की इकोनॉमी थी जिसमें लोग खुद पैदा करते थे और जो प्रोड्यूस करते थे उसको खुद ही खा लेते थे, जी जी जी। इस्तेमाल कर लेते थे। तो कदर इस्तेमाल या एक्सचेंज के लिए जो वो पैदावार होती है वो बहुत ही कम थी। और ठीक सिर्फ है। सर पे कदर जिसको कहते हैं कि हम जो है अपने लिए पैदा कर रहे हैं, और जो है वो समाज जिसमें जो थे कुछ मुख्तलिफ किस्म की क्लासेस, जिसमें जरिए क्लास थी, आर्टिजन की क्लास थी, ये सब जी मिलकर उसको खाते थे, तो इस हवाले से इस्तेमाल करते थे, सर्व करते थे, कंज्यूम करते थे। तो ठीक। जो मुकामी जो गांव था वो एक सेल्फ सुफिशिएंट जिसको कहते हैं, जी जिसको जी। जो है बहुत सारे इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट ने उसके लिए इस्तेलाह इस्तेमाल की, उस किस्म का समाज था। हम्म। वो उसका बैरूनी राब्ता अगर आप एक जनरली ले लें, मैं कह रहा हूँ जनरली ले लें, जी तो बहुत ही कम था। उनको इससे बहुत कम फर्क पड़ता था कि जो है मुगल हुक्मरान जो है कौन है दिल्ली में, या पेशावर में उनका सूबेदार कौन है, इसका बहुत कम तावक्के वो आकर हमला ना कर दे, वहां लूट मार ना कर जी दे, इस जी, किस्म समझ की। गया। सही सही, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो ये जो सेल्फ सफिशिएंट कहें, खुद खुद सेल्फ सफिशिएंट, उर्दू का लफ्ज अभी याद नहीं आ रहा, तो चलो ये एक समाज था। और ये तो बहुत सारे और इंडिया के एरियाज में भी ऐसे थी सेल्फ सफिशिएंट बिल्कुल बिल्कुल, विलेज। मार्क्स ने लिखे जो 1852-53 के करीब जो उन्होंने मार्क्स ने
ट्रिब्यून्स के लिए आर्टिकल लिखे, उसमें तकरीबन इन्हीं रियाज का और जो जिक्र है, और उसको सिर्फ सफिशिएंट किस्म के समाज जी कहते हैं, जी। कोई बहुत बड़ी तो बात नहीं है। हाँ मतलब, और ये क्योंकि इंडिया की एक पेरिफेरी थी, जो तो अगर मुगल एम्पायर थी वो अभी वो दजला फरात से और जो है ना लाहौर से पंजाब से ज्यादा खराज लेती होगी, ये पेरिफेरी थी और यहाँ प्रोडक्शन कम, पैदावार कम थी, तो जायद पैदावार भी कम ही थी। तो ठीक है। अब हमजा ये, अलवी साहब हाँ इस हमजा समाज अलवी के, साहब जी जी, इस आसिफ समाज, साहब, हमजा अलवी साहब ने और जी कई सोशल जी जी इकोनॉमिस्टों ने, गर्दीजी साहब ने लिखा है कि यहाँ पर जो थी वो हमारी जो थी वो इस तरह की बिरादरी सिस्टम था पंजाब में, यानी पूरे इंडस के गिर्द जो इलाके थे वो इतने जो है वो फर्टाइल नहीं थे जितना जो है गंगा जमुना का दुआबा या दूसरे इलाके थे, इसलिए उन जी इलाकों से लोग वहां पहुंचते थे, तो रास्ता बनाकर सारे हमलावर जो थे वो जी जी। गंगा अच्छा, जमुना के वो चलें अभी हम इस पे, हाँ मतलब पंजाब में बरादरी थी, यहाँ कबीला था, और कबीले ने वेश जमीन बांटी हुई थी और वेश था, और जो है ना वो उसके अंदर एक इगैलिटेरियनिज्म भी था कि ये हर 10-15 उसका साल अवसर बहुत बड़ा था जी। जमीन को रोटेट करके म्यूचुअली जो है ना एक्सचेंज कर दिया जाए, तो वो एक इगैलिटेरियनिज्म भी था। जी जी बिल्कुल, इसी तरह का सिस्टम था। जी जी। अच्छा, तो इसमें आप ये कहेंगे कि ये जो समाज चला आ रहा था कुछ अरसे से, इसके अंदर इतने कोई, क्योंकि क्लासेस नहीं थी ज्यादा, तो तजादात भी नहीं थे। तजादात तो थे, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि भाई जो मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ किस्म का सिस्टम था, क्योंकि जो फर्टाइल लैंड थी, जैसे ये 5 अजला थी जिसमें बाद में उन्होंने बड़ी सोच समझ कर बंदोबस्त किया कुरुम वैली के साथ मिलाकर, वो भी कुछ फर्टाइल थी, जो हमारे पहाड़ चिनार के इलाके से हम्म। के इलाके हैं उससे जी जी। दरिया कुरुम बहता है, वो वाहिद एजेंसी थी जिसमें जो है अंग्रेजों ने जो सेटलमेंट की, लैंड सेटलमेंट की, उसकी वजह उसकी फर्टिलिटी थी। तो जहां जहां फर्टाइल जमीनें थे वहां तो थोड़ा मिक्स मामला था, वहां इतना एग्लिटेरियन सिस्टम कम था, क्योंकि हमलावर आते थे, बार बार आते थे। हम्म। मुगल दौर में, अकबर के दौर से यहाँ पर कोशिश की गई कि जागीरदारी नाफिज किए जाए। खुद खुशाल का घराना, खुशाल खटक का घराना जिसमें मलिक अकोड़ वगैरह थे, उन्होंने भी कोशिश की कि यहाँ पर जो है एक जागीरदाराना सिस्टम कायम किया जाए, और काफी इलाकों में उन्होंने कोशिश की और कामयाब भी हो गए थे। अच्छा। लेकिन उनकी जागीरदारी पूरी तरह जो थी वो इस तरह नहीं थी जिस तरह बाद में जो अंग्रेज जो सिस्टम लेकर आए लैंड जी जी सेटलमेंट को, बड़ा यूनिवर्सल हो गया था जी मामला। जी। जागीरदारी से इस कॉन्टेक्स्ट में आपकी क्या मुराद है, कि वो कबायली वेश सिस्टम खत्म करके इंडिविजुअल्स को जमीन दी जाए? जी जी हाँ, उसमें यही कोशिशें की गई कि एक इंडिविजुअल जो जैसे टेरी के नवाब थे हमारे, और या जो अकोड़ के, अकोड़ा खटक के जो नवाब थे मलिक अकोड़ साहब, ठीक है। इन्होंने जो है पहली जागीरदाराना कोशिश इन्होंने की इस इलाके में, वो काफी हद तक कामयाब भी हो गए थे बाज इलाकों में, उनको हम्म। चैलेंजेस भी दरपेश थे, लेकिन जी जी। उन्होंने जो है वो जो है कुछ इलाकों में इस तरह की नवाबियां कायम कर ली थी। हाँ हाँ। अच्छा, चलिए, तो अब जब अंग्रेज आया तो उसको ऐसा समाज मिला, फिर उसने क्या क्या तब्दीलियां लाया? अंग्रेज जिस समाज में आया, जाहिर है वो तो उस तरह का जो खासकर जो फर्टाइल्स लैंड थी उसमें एक मिक्स सिस्टम था, लेकिन उसमें काफी हद तक जो थे एग्लिटेरियन सिस्टम का जो था पुश्तूनों का जो है वो नाफिज रहा, पूरी तरह जागीरदारी नहीं आई थी। उन्होंने जी। आकर उस जो बुनियादी काम ये किया, और जिसको मार्क्स ने भी आइडेंटिफाई किया, वो ये कि गांव के का जो सिस्टम था उसको तोड़ दिया। गांव में जो आर्टिजन का जो लिंक था उसके साथ, प्रोडक्शन के साथ, जो हम्म। जरिए सिस्टम के साथ जो लिंक था हाँ। उसको तोड़ दिया। ठीक और है। जब उसको एक दफा तोड़ दिया सेटलमेंट करके, और गांव को जब ओपन कर दिया, तो फिर अब गांव के अनुसार आलमी मंडी पर होने, मुकामी मंडी पर जो इलाके थे पेशावर शहर उन पर होने लगा, हम्म। शहरों पर होने लगा, और शहरों और जो उसका वो पैदावार जो थी वो अब शहरों के लिए और मुकामी मंडी के लिए और आलमी मंडी के लिए होने लगी, और इस्तेमाल जो चीजों का था वो उस गांव में जो है दूसरे इलाकों से होने लगा। तो हाँ। वो तो बहुत बड़ी जी जी। बुनियादी तो फंडामेंटल तब्दीली है, हम्म। अंग्रेजों की जो दूसरों से मुमताज करती है उनको, जो जी पिछले उन्होंने पिछले जो लोग आए थे उन्होंने कभी गांव के सिस्टम को तोड़ने की कोशिश की थी, वहां पर जो बरादरी सिस्टम था हमारे पंजाब का या जो हमारे सूबे का,
उस सिस्टम को बुनियादी तौर पर अंग्रेजों ने तोड़ा। ये उनकी बहुत बड़ी तब्दीली थी और इससे अच्छा, बहुत बड़ी जो तो है चेंजेस आए। जी जी, तो ये तो क्योंकि कैपिटलिज्म जहां भी गया है, तो चाहे अपने मुल्क के अंदर जहां से ये शुरू हुआ और फिर कॉलोनीज के जरिए बाकी दुनिया में आया, तो उसने ये तो किया है कि प्रोडक्शन को कमोडिफाई किया है, और स्पेशलाइजेशन उसकी वजह से आई, और ट्रेड मार्केट बनी और ट्रेड हुआ। तो ये थोड़ा सा आप एक्सप्लेन आसिम एक्सप्लेन साहब आप करें ये देखें ना, कि सेटलमेंट से आप आपकी क्या मुराद है, थोड़ा नाजरीन के लिए एक्सप्लेन करें। लैंड सेटलमेंट। वो ये था कि पुश्तूनों में तो जमीनों की तकसीम थी, वो एक जो थी वो कबीले की बुनियाद पर थी, और जी। कबाइल के दरमियान वो जमीन की एक्सचेंज होती थी, हम्म। सब डिवीजन होती जी थी। और कबाइल की जो शाखें थी उनमें होती थी, इलाकाई सतह पर होती थी, वो मुख्तलिफ किस्म का, और उनका दौरानिया भी मुख्तलिफ रहा। जी जी लेकिन जनरली एक सिस्टम जो था वो यूं जी तक कि कबाइल को जमीन मिली हुई थी, और कबाइल के हर फर्द को तकरीबन उनके इस्तेमाल के लिहाज से, अफराद जी के और घरानों के लिहाज से जमीन मिली हुई थी। जी अब जी। अंग्रेजों ने आकर उसको मुस्तकिल किया, ठीक है। और मुस्तकिल करने के लिए उसके लिए जो जमीन की सेटलमेंट की आसिम साहब, उसके हाँ लिए हाँ। एक इंतजामी एडमिनिस्ट्रेशन बनाए, और उसके लिए जुडिशियल सिस्टम जो है वो भी बनाया, ठीक है, कम्युनिकेशन का मतलब सिस्टम, आप कह रहे हैं वो लैंड खाना रेवेन्यू बनाया। सिस्टम, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, और जो वो है, यानी लोगों के नाम करना, लोगों के नाम करना परमानेंट परमानेंट कर दिया। सेटलमेंट जो उससे है। पहले इस तरह का मामला परमानेंट जो थी वो जी नहीं जी था कि जी। लोगों के नाम अच्छा। इंडिविजुअल के नाम हो जमीन। जी जी। जैसे एक जो थे, बाज लोगों ने लिखा भी है कि जब पहले हिंदुस्तान आदमी चला जाता था हमारे इलाकों से, उसको हम्म जमीन के हिस्से 5-10 साल बाद दोबारा देश का सिस्टम आता था, उसका जो है हिस्सा खत्म कर दिया जाता था। लेकिन अब क्या होने हम्म। लगा कि अगर आपके नाम जमीन जो है हो गई है एक दफा, अगर आप हिंदुस्तान जाए, कहीं जाए, एब्सेंटी लैंडलॉर्ड बन जाए, कुछ भी हो जाए, जमीन हाँ आपके यहाँ, तो आपके नाम हो गई। पहले जो एक्टिव लोग होते थे, जो हाँ समाज में रहते हाँ। थे, उनके नाम हो सकते। ओके। अब जो थे शहर में रहे, हिंदुस्तान के किसी और शहर में रहे, उस इलाके में, पेशावर में रहे, जमीन आपके नाम अच्छा अच्छा, हो गई तो परमानेंट। अंग्रेज ने लोगों को वो दिया, जो पेपर्स दिए, यानी के हैं, राइट्स के पेपर्स दिए। हाँ, राइट्स के पेपर दिए, उनकी पूरी नाप तोल की। हाँ। और जो है उसमें जो है बड़ी वेरिएशन है, यानी कि कई जगह पर उन्होंने कबीलों को सही भी दिए, बाद जगह जो थी उसमें अफराद को ज्यादा दे दिए, कुछ शामिलात दे दिए, कुछ मुश्तरका जमीनी जो होती थी वो दे दी। पहले इस तरह का सिस्टम नहीं था, तो अंग्रेजों को उससे बहुत वेरिएशन आई। अगर आप अच्छा। आदाद शुमार देख लें, जी जी। चेंजेस है। जो आप प्रीमेटिव एक्यूमुलेशन जिस चीज को कहते हैं, अगर उसकी इब्तिदा आप देख लें, तो बाद मुसन्निफिन ने लिखा भी है हम्म। कई जगह के 1840 की दहाई और 1870 की मिड तक तकरीबन एक 10 लाख जो एकड़ जमीन है वो लोगों को दी गई, यानी जागीरदारों को दी। यानी 1 मिलियन के करीब जो जमीन देगी सर, इतनी बड़ी तादाद में लोगों को जमीन देना, ये प्रिमेटिव एक्यूमुलेशन की बहुत तो जी हाँ, सरताज आपकी आवाज कट रही है। जमीन से जो है चेंज कर दिया, बाकायदा एक सिस्टम डेवलप किया। हाँ, रिपीट, सॉरी, ठीक, आप रिपीट मैं कह रहा हूँ करेंगे, कि आपकी आवाज कट गई। मैं दस मैं लाख एकड़ 10 लाख एकड़ के करीब जमीन जो थी वो जो है लोगों में बांट दी, और जो अच्छा है आम लोगों से ले ली। अच्छा। तो इस तरह के बहुत हम्म। बहुत बड़े किसानों, बटाई पर काम करने वाले किसानों, यानी जो नेफ्स देते हैं, बटाई देते हैं, एक तिहाई या आधा हिस्सा, उस तरह की किसानों की और जो है जरी मजदूरों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है बनाई गई अंग्रेजी अंग्रेजी कवानीन और जो उनके तरीके कार है उनसे। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा, तो ये यार, अब एक कबायली समाज था जिसमें इस तरह वेज सिस्टम था, उसमें इस तरह आप इतनी बड़ी चेंज ला रहे हो कि जमीनें ले लेके आप सेलेक्टेड बंदों को दे रहे हो, तो वो समाज में तो ऐसे थोड़ी आराम से हुआ होगा। जब कब जी आज उस आज आज भी कबायली माशरा, किसी हद तक कबायली फीलिंग आज भी, इतने देर गुजरने के बाद भी उसकी फीलिंग मौजूद है। आज अगर पाकिस्तानी सरकार ये करना चाहे, उसके खिलाफ भी रेजिस्टेंस होगी, और सब, हो रही है जो तो जो, जो वो अभी कबीला सेटलमेंट रोकेगा, तो वो कांग्रेस कैसे कर पाया यार। इलाकों में इस वक्त सेटलमेंट हो रही है, और बहुत बड़े तनाजात वहां पर खड़े हो रहे हैं, तो वो वहां जी पर जी
कुछ की शक्ल जो है वो सेक्टेरियन भी बन रही है, जैसे पाड़ा चिनार और पूर्व में नहीं नहीं, मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ। मैं तो सिर्फ अभी की मिसाल दी कि इस तरह के समाज में अंग्रेज आया और उसने जोर जबरदस्ती से इतनी रेडिकल चेंज की, तो कैसे इतने आराम से हो गया ये काम? या अगर शामिलात, आप आप कह रहे हैं शामिलात दे दी, चलो ये कर लिया होगा, शामिलात दे दी होंगी। जी, बहुत बहुत बड़ी रेजिस्टेंस मूवमेंट जो थी वो जो थी 1862-63 के करीब तो अम्बेला में हुई। फिर उसके अलावा जो चेंजेस जो थी असल में, अगर आप ये जो सेटेड एरिया जिसको कहते हैं अजला, इसमें लोग इब्तिदा में बड़े कंफ्यूजन की भी शिकार हुए, क्योंकि सिख बहुत बड़ी तादाद में उन्होंने कत्लेआम किया, तो बहुत बड़ी जो थी उन्होंने जबरदस्ती जो है लोगों से जो है माल और असबाब खींचे थे। तो हम्म। उसके वो लोगों ने कुछ अरसे तजब्जब में रहे कि ये क्या होने जा रहा है, क्या हुआ। जब बरतानिया आया हम्म। तो लोगों ने उस तरह की इब्तिदाई रेजिस्टेंस नहीं की। जी और जी। उसी उसी एरा में तकरीबन जो थे इन्होंने बरतानिया ने जो है जल्दी जल्दी लैंड सेटलमेंट के वो जो है जो प्रोपेगेंडा करके दिया कि हर एक उनकी जमीन जो है जिस पर वो आबादे दिए जा रहे हैं। लेकिन जिन लोगों ने अंग्रेजों का किसी तरह भी साथ दिया, जैसे ए आर शिबली की किताब अगर आप पढ़ें, तो उन्होंने लिखा है कि उन्होंने जो मुस्लिम सेटलमेंट कमेटी थी जो 1948 में डॉक्यूमेंट जो है ज़रात पर जो एक डॉक्यूमेंट्स तैयार किए मुस्लिम लीग की तरफ से, उसमें हम्म। लिखा है कि जो जागीरदार आपको आज पाकिस्तान के खित्ते में सबसे ज्यादा नजर, ये किसी भी तरफ से 1857 के वक्त जो थे उससे पहले इस तरह जागीरदार नहीं थे इस इलाके में, बल्कि ये जो है इनको अंग्रेजी नवाजिशात के सिले में ये जो है जमीन मिली है। तो अगर आप देख भी हाँ लें हाँ। तो जो आपके सवाल का जवाब है वो ये है कि 1930 के करीब जो सबसे बड़ी मूवमेंट यहाँ पर आवामी हुई वो खुदाई खिदमतगार सुकूफ मूवमेंट थी। और आप उस एरा में देख लें, की कहता है जो रूसी मुस्तशरिक है जिसने पाकिस्तान पर रिसर्च भी की है, वो कहता है कि 1930 की दहाई में कुल रकबे का जेरेकाश रकबे का 60% से लोग जो है वो महरूम हो गए जमीनों से, 60% रकबे से। सॉरी, फिर से रिपीट करें। और वो इसकी कहते हैं जो रूसी मुस्तशरिक है पाकिस्तान पर, ओरिएंटलिस्ट जो है वहाँ का, हम्म। वो कहते हैं कि 1930 के दहाई में 60% लोग जो थे वो जमीनों से महरूम हो गए। अच्छा। 1911 से लेकर 1930 के दरमियान 20% जो थे, 20 साल अरसा है तकरीबन, इस 20 साल अरसे में 35.5%, 35.5% जमीन जो थी वो लोगों से ले लिए गए। और जिनके पास, आम लोगों के पास 75.5% जो जमीन थी, 75.5%, वो 42% जो है 42% होकर रहेगी। यानी इतनी बड़ी चेंजेस जब आई, लोग बहुत बड़ी तादाद में जब जमीनों से महरूम हुए, तो लैंडलेस पीजेंट्स की बहुत बड़ी तादाद बनी। और हम्म। बाचा खान की अगर आप तहरीक देखें, उसकी बुनियाद भी वही लैंडलेस पीजेंट्स और जो जमीन से महरूम होने वाले ये थे। उन्होंने, बाचा खान ने जब पहला जलसा उस्मान जई में किया, अगर आप वो भी किसान तहरीक के नाम पर था, और उसमें कोई 1 लाख लोग जो है उस्मान जई में उस वक्त जमा हुए। तो मैं कह रहा हूँ कि उसने ये जो हम्म। चेंजेस आई थी, दो चेंजेस थी। एक तो आपने वो उस तबके का जिक्र किया जो इससे बर्बाद हुआ, लेकिन इससे जो जिन लोगों के पास जमीन आए, जो खुशहाल किसान जो थे, यानी जिनके पास दरमियानी दर्जे के जो किसान थे, उनमें बड़ी खुशहाली भी आई। तो वो जो हम्म। नए खुशहाल होने वाले तबका थे, जैसे नए जो ट्रेडिशनल मर्चेंट्स थे, और ट्रेडिशनल जो मजहबी तबका था जो मदरसों में पढ़ाता था, उनकी जगह स्कूल्स, कॉलेजेस, न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, ब्यूरोक्रेसी का जो आया, और डेयरी निज़ाम आया, कम्युनिकेशन का सिस्टम आया, रेलवे का सिस्टम आया, इससे जो थे नए तबकात भी उभरे। और वो जाहिर है फिर वो तबकात जो थे वो नुमाइंदगी चाहते थे। लेकिन बरतानिया ने जो है ना इसको एक बारूद खाने से तशबीह, एक बारूद खाना अगर यहाँ माचिस की तीली जला दी, यानी कि यहाँ पे इस्लाहात की, तो एक बहुत बड़ा नुमाइंदगी। वबाल आ जाएगा। हाँ, तो वो डरते भी थे। तो रॉस कपिल जो वहाँ का कमिश्नर बाइख्तियार अफसर था, वो उन सबकी नुमाइंदगी करता था। वो दूसरे इलाकों में पॉलिटिकल एजेंट भी रहा, तो वो उन सबकी नुमाइंदगी करता था। वो कहता था कि यहाँ रिफॉर्म्स ना किए जाए, तो बड़े अरसे हम्म। तक जो था इस इलाके में जी जी। सियासी रिफॉर्म्स जो इंडिया के दूसरे इलाकों में वो नहीं किए गए। जी। तो वो तबका, तो एक वो तबका था जो इख्तियारात चाह रहा था, एक वो तबका था जो
बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ इन रिफॉर्म से। ये दो तबके अगर आप देख लें, आसिम साहब की बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि दो तरह जी के जी। तबके थे। एक वो जो जिनके यहाँ खुशहाली आई लेकिन उनको सियासी हिस्सा नहीं दिया गया। दूसरा अच्छा वो तबका था जो बिल्कुल बर्बाद हो रहा था, जिनकी जिंदगियां बहुत ज्यादा मुतासिर हो रही थी। तो ये खुशहाल तबके, छोटे खवानीन और ये जो दानिश्वर थे पढ़े लिखे, ये इब्तिदा में उन्हीं से आए, यानी खुशहाल किसानों में से आए। इन्होंने अपने पीछे ये जो किसान थे और ये जो मजाहिरीन थी, इनको मोबिलाइज किया बरतानिया के खिलाफ। अब एक सुरपूस तहरीक बनी जिसमें रेडिकल्स लोग भी थे और ये हम्म। रिफॉर्मिस्ट टाइप के लोग भी थे। एक यार ये बहुत बड़ी बताएं, तहरीक को जन्म जी जी, दिया। इनकी अगर ये तहरीक इन्हीं तबकात को रिप्रेजेंट कर रही थी तो फिर इनके जो अहदाफ हैं, खुदा लेट्स अज्यूम खुदाई खैरकदमार तहरीक हो गई, इनके ऑब्जेक्टिव में कहीं होना चाहिए, ये भी लिखा होना चाहिए कि भाई अग्रेसिव रिप्रेजेंटेशन तो ना देना, अंग्रेज पहले तो ये करे कि अंग्रेज जो है ना किसानों को जमीन भी दे मुनसिफाना तरीके से, या बेजमीनों को कुछ हिस्सा दे। क्या ऐसी कोई डिमांड्स थी इनकी? आप जी, आपको ये सुनकर ये बड़ी दिलचस्प बात है। बादशाह खान ने अपने एक उसके जरिए जो लैंडलेस मज़ारीन थे, जो मज़ारीन थे और काम करते थे और लैंडलेस थे, उनको जमा किया और उनके सामने तकरीर की। बादशाह खान की अपनी किताब में मौजूद है, हम्म। ज़मानी को जदोजहद मेरी जिंदगी और जदोजहद में। जी। उसने कहा कि मैंने अपने एक मामन के साथ से कहा, तो खुदाई खिदमतगार तेरी के साथ कि भाई आप जो है इन सबको जमा करें, मैं इनके सामने बात रखना चाहता हूँ। फिर ठीक बादशाह है। खान उनके सामने कहता है कि हाँ। जो पुश्तूनों की तकसीम है, जमीन की तकसीम है, वो हो चुकी है। आप लोग किसान तहरीक ना चलाएं उस हवाले से। क्या मैं जो है ये मोहम्मद जई और यूसुफ जई जो कबाइल हैं, ये जो जमीनों पर इनके खवानीन है, हमें इनसे जमीन मिल जाएगी, ऐसा ना करें आप। ये जमीन ट्रेडिशनल हो चुकी है, पुश्तूनों की जो ट्रेडिशनल अपनी तकसीम है जमीन की, वो हो चुकी है। और बादशाह खान इसको फाइनल समझते थे। वो समझते थे कि इसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती। अलबत्ता बादशाह खान के पास एक हल था, और वो कहता भी था किसानों से कि आपको ये जमीन ना किसान दे सकता है, ना उनकी ये ताकत है कि वो ये जमीन आपको उनकी खवानीन से और नवाब नवाब और जागीरदारों से, खान बहादुरान से लेकर आपको दे। ये हम आपको देंगे। बादशाह खान उनको इसी तरह मुखातिब कर रहे कि ये हमारी उसमें इख्तियार में है कि हम आपको दे दें, और ये किस तरह देंगे, पहले आप हमें इख्तिदार में आने दें। जो अगर आप किसान तहरीक पर जो है वली खान के उसको पढ़ लें या बादशाह खान के नुक्ते नजर पढ़ लें, तो वो ये है कि एक दफा आप हमें इख्तिदार में आने दें। और बादशाह खान के पास जो था इसका एक हल भी था। वो कहता था कि हमारी सूबे की बहुत बड़ी जमीन है, खासकर जो सरकारी जमीन है, वो जो है 20-20 जिरब 10-10 जिरब के हिसाब से लोगों में तकसीम कर दी जाएगी। तो उनके पास जो था एक जरिए इस्लाहात से मुस्तशाब एक हल था कौम हाँ हाँ। परस्तों के पास के जो है हम इसमें वो करेंगे। वली खान और उनका जो ज्यादा ये था कि जिनके पास बिल्कुल जमीन नहीं है, लैंड, उनको देंगे जमीन बनिस्बत इसके के जो किसान किसान खवानीन के काम जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं तहरीक चलाकर, उनको देंगे जमीन। उनके यहाँ ये नहीं था। वो कहते थे कि जो लैंडलेस है, जिनके पास हाँ। बिल्कुल ही जमीन नहीं, उनको देंगे। अच्छा नहीं तो यार आप इसको आप नहीं आसिफ साहब, एक इसको मॉडर्न नहीं, टर्म्स में आप कहते हैं जी जी। एक्सेसिबिलिटी। नहीं आसिफ साहब, मैं आपको इसमें एक्सेसिबिलिटी टू लैंड, असल जो टर्म है जो हम्म। उनके जहन में था, वो था एक्सेसिबिलिटी टू लैंड, हाँ यानी ठीक है। जिनके पास जमीन तक जो है रसाई नहीं है, उनको देंगे जमीन। हाँ अच्छा नहीं तो जो पिटाई वाले थे किसान, एक तो थे ना पिटाई वाले, किसी खान की जमीन पे आप पिटाई हाँ कर रहे हो, उसको आप क्या कहते हो? हाँ, तो वहाँ बिटाई का जो उसको कहते हैं, बिटाई कही हम लोग, हमारे यहाँ तो उनको जो है पेजेंट किसान पेजेंट नहीं कहते हैं, कहोगे जिनको ना? फार्मर्स। हैं? हाँ, पीजेंट्स। मतलब लैंड ओनिंग नहीं है लेकिन पेजेंट है, किसी और की जमीन को पिटाई देता है, तो वो उसके तो आप दूसरे की बात करें जिसके पास लैंड ही नहीं है, मतलब उसके जी पास जी उसकी बिटाई का भी लैंड नहीं है, तो वो लैंडलेस जी। पेजेंट रहता ऐसा यार अगर है तो वो कहाँ रहता, कहाँ था? वो ज्यादातर लैंडेस भी जो थे वो खवानीन की जमीन पर ज्यादातर रहते थे, गांव होते थे। जी और जी वो जी। जो थे उनको जरूरत भी होती थी, वो जाकर उनके यहाँ काम वाम करते थे। और हम्म। जो थे उनको जो है उन्होंने जानवर और मुर्गियां भी रखी होती थी अपने लिए, एक सेल्फ सफिशिएंट का मामला उन्होंने भी बना रखा था। उनको हाँ अलबत्ता वो जो है चारा भी कहीं से ले आते थे खान के उससे, हाँ। उनके खेतों पर ओके।
मतलब सबसिस्टेंस टाइप की जिंदगी या गुजार रहे थे। वो नॉर्मली जो थे इस तरह फूड सिक्योरिटी जिस चीज को कहते हैं वो उनका जो है वो महफूज था उस वक्त, आप अच्छा ये कह सकते हैं। अच्छा अच्छा। सिर्फ यार आप ये बताएं तो ये तो अंग्रेजों के जो, बाद नहीं कह सकते, लेकिन जो फूड सिक्योरिटी का कह सकते हैं कि उनका उनको तहफुज आ सकता है। जी अच्छा, तो ये अगर हम, जैसे जी आप खेत से जाकर काम कर रहे हो तो अपने लिए साग ले लें, थोड़ा सा अना वो भी ले लें, सब्जी ले लें, यानी ओके, गुड़ भी कहीं से ठीक, ले लेते हैं, अड़ोस पड़ोस से या कहीं से। तो मैं कहता हूँ कि फूड सिक्योरिटी का सेल्फ सफिशिएंट तो नहीं था वो समाज अंग्रेजों के आने के बाद, हम्म, लेकिन वो था कि फूड सिक्योरिटी उनकी जो थी वो महफूज ठीक ठीक। तो उनको उनको थी। एक ये था, उम्मीद थी कि यार इस तहरीक के जरिए बाद में जो अनकल्टिवेटेड लैंड्स हैं या स्टेट लैंड्स हैं उनमें हिस्सा मिल सकते, चांस है वहां मिल जाएगा। उन्होंने बहुत जब हुकूमत आई डॉक्टर खान साहब ने, तो उन्होंने बहुत सारी जो थी वो चेंजेस कर दिए, बहुत सारे इस्लाहात कर दिए, और बहुत सारी इन रिफॉर्म से जो है किसानों पर बोझ भी कम हुआ। ऐसा नहीं है कि जी जी जी। हाँ उनको इन लेकिन मैं बड़े तो नहीं, खवानीन जी और जी बड़े खवानीन की ताकत पर उन्होंने वार किया, ऐसा नहीं है कि उन्होंने जो है बड़े जी, खवानीन की ताकत, लेकिन वो एक उनकी जो लिमिटेशन थी तबकाती हाँ उस वक्त तक था कि उनकी जो सियासी ताकत है, जैसे खान के हुजूम पर जो है वो जाकर जो है लोगों को चौकीदारी करना, इस तरह के सिस्टम, बहुत सारे मेरिट पर जो है स्कॉलरशिप देना, तो इस तरह के इकदाम जो है उन्होंने कर डाले उस हद तक जो उनकी जो है तबकाती लिमिटेशन के अंदर थे। जी जी जी। अच्छा, अब हम जरा अगर वापस ब्रॉडर पिक्चर पे आ जाएं, तो बेसिकली हम क्या इस नतीजे पे पहुंच सकते हैं कि सरमायादारी जहां आती है तो वो पिछले समाजों को रेडिकल चेंजेस लाती है, उसमें उसके कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होते हैं कि प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, मार्केट आती है, और प्रोडक्शन फॉर यूज के बजाय प्रोडक्शन फॉर प्रॉफिट मकसद चेंज हो जाता है। हाँ, और एक्सचेंज का तो होने लेकिन लगा। साथ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी सामने आने शुरू हो जाते हैं कि तबकात बढ़ते हैं, बहुत ज्यादा अमीर गरीब का फर्क बढ़ता है, लैंड प्रॉपर्टीड क्लास और नॉन प्रॉपर्टीड क्लासेस बनती हैं। तो और इस तरह ये जो तजादात हैं ये फिर मतलब तहरीकों को जन्म समाज देते हैं। समाज की जो बैलेंस है वो आउट हो जाता है और उनमें तहरीकें बिल्कुल। चलती हैं, तजाद तजा नाकाबिल अहल तजादात में सोसाइटी को डाल देता है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, जो अगर आप तारीख का जायजा लें तो आपको ये समझ आएगा, और सब लोगों को के जो है उन्होंने जो है बहुत बड़ी बड़ी तहरीकों को जन्म दिया है। ये जो खुदाई सत्याग्रह सुप्रीम कोर्ट तहरीक थी, बहुत बड़ी तहरीक थी, और ये पूरी इंडिया में अगर आप देखें तो इस तहरीक की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा थी, क्योंकि यहाँ पे असरात बहुत शदीद थे इस खिते का। तो हम्म, उस उन्होंने इतने साल, क्योंकि ये एक स्ट्रेटेजिकल इनके लिए वो सूबा था, आखिरी हाथ उन्होंने एम्पायर की रखी थी, और जी जी उस जी एम्पायर का जो है करीबी अफगानिस्तान और रूस की तरफ था, तो वो स्ट्रेटेजिकल इंटरेस्ट की वजह से उन्होंने जो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स नहीं किए उन, जी जी। और रिफॉर्म उनके लिए बहुत ही खतरनाक थे, और वो बिल्कुल सही भी थे। हम्म, उनकी जब कमजोरियां आया होंगी, उन्होंने रिफॉर्म्स करने की कोशिश की, तो उसका वो पैगाम जो था बहुत बड़ा पहुंच जाता है निचले तबकात में, जी कमजोरी जी जी। पहुंच भी तो जाती है। आप कह रहे थे तो उसकी कितने वजह से हजार जो है बंदे गिरफ्तार थे एक वक्त में? एक वक्त में बाज ने 40,000 और बाज ने 20,000 लिखा है जेलों में, और कहते हैं कि हरिपुर जेल के साथ तो एक कब्रिस्तान भी बन गया था। तो इतनी सारी जेलें बन गई थी, खासकर आप 1930 के करीब, जो अगर आप 27 से 37 तक का, अगर आप 1937 तक का अगर आप देखें, 10 साल बहुत ही सुनहरा दौर है सुरखोश तहरीक का। और हम्म, तकरीबन इस वक्त में अगर आप देखें तो इस तहरीक से बाहर शायद ही कोई शख्सियत थी जो इस सूबे की अहम शख्सियत हो, जो बाद में लीडिंग रोल में मुस्लिम लीग में भी आए, वो इस तहरीक से बाहर हो। बहुत बड़े खान बहादुरान और जागीरदारान को छोड़कर बाकी प्रोफेशनल क्लास और खुशहाल जमींदारों में शायद ही कोई शख्स ऐसा हो जो इस तरीके से जी मुंसलिक ना जी। रहो इन 10 साल। तो अच्छा। बहुत बड़ा जो था वबाल था, वो बहुत बड़ा उबार भी था, यानी जी आप जो है इस एरा में, क्योंकि जी इंटरनेशनली अगर आप देख लें तो एक उस वक्त जो है रिसेशन का आया था बहुत बड़ा, और फाशिज्म का दौर भी था, उसके खिलाफ तहरीक आलमी भी थी, मजदूर इनकलाब भी आया था उसमें। अपने रिफॉर्म्स किए थे अमानुल्लाह, काजी अमानुल्लाह ने अफगानिस्तान में। तो इस तरह के एक रिफॉर्म्स
के लिए, इनकलाबात के लिए पूरी एक एरा था वो। अगर स्पेन में बड़ी जद्दोजहद हो रही थी उस जी वक्त, जी जी। अगर आप अच्छा, देखें अगर तो आप तो इस यहाँ तो जी जी थोड़ी चेंज सरताज, कर रही है। जी जी सरताज साहब, क्योंकि इस सेशन में हमारा मौजू का एक अच्छा इंट्रोडक्शन तो हो गया, बस कुछ जुमले फिर हम ये इसको इसी को और कंटिन्यू करेंगे। तो बट ये है कि जी, खुलासा इस तरह कर सकते हैं कि ये तजादात इतने एक्सट्रीम हो गए थे कि सरमाएदारी जो तजाद लाता है वो नाकाबे अहल भी हो, हल हो जाते हैं एक तरह से। उसको रिफॉर्म जी से थोड़ा बहुत कम तो किया जा सकता है, लेकिन नाकाबिले अहल होते हैं। नहीं, वो तो असल में वो अगर आप कैरो को पढ़ जब लें तक ना, अगर जी आप कैरो को पढ़ लें तो उन्होंने लिखा भी है, और बहुत तरीके से उन्होंने, वॉल्फ कैरो ने जो मुताला की थी पठान में, तो उसमें उसने आइडेंटिफाई किया उस सेक्शन को, अंग्रेजों को कहाँ रिफॉर्म्स करने चाहिए। वो हाँ डिवीजन लाते हैं, उनकी जी जी रिफॉर्म्स हमेशा एक डिवीजन के साथ आती है बुआ हाँ तबके की। उन्होंने जो सबसे वोकल तबका था उसमें, उसको कैरो ने आइडेंटिफाई किया कि ये खुशहाल और मिडिल क्लास के जो किसान हैं ये हैं। और उन्होंने जब अच्छी उनके लिए रिफॉर्म्स कर दी, उनको इख्तियार दे दिए, तो फिर जाहिर वो उन्होंने उसको तहरीक को जो है तकसीम और उसका वबाल कम करने की कोशिश की। तो कुमरान ये जानते हैं कि कहाँ कहाँ रिफॉर्म्स करने चाहिए, तो वो रिफॉर्म्स आइडेंटिफाई कर गए थे। जी 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 सही। हाँ मतलब फिर जो है वो ना, कहा, जैसे मैं कहता हूँ ना, वो कहा नुमाइंदगी कहा, जब बढ़ा दिया तो रिफॉर्म्स कर दिए बहुत सारे। यानी वो जो 37 में हुकूमत में के इलेक्शन के बाद हुकूमत दी, तो खुदाई खत अंदर आए, तो इस तरह से किसी हद तक हुआ। बट चले, ये हम मौजू अगले सेशन में फिर छेड़ेंगे, क्योंकि आज आज 2023 हो गया है। अब भी तजादात तो है ना, केपीके बिल्कुल ने वो उस वक्त से लेके आज तक, मतलब सरमाएदारी के जो ने जो तजाद क्रिएट करता है वो नाकाबिल अहल भी तो रहते हैं ना हल। बिल्कुल। आज भी तो जराई केपीके में क्या जराई तबकात नहीं है, क्या मसाइल नहीं है? इतने मिलियंस ऑफ पठान जो इमिग्रेट कर रहे हैं, कराची जाते हैं, गल्फ जाते हैं, क्यों जा रहे हैं? तो समाज वो जमीन तो नहीं संभाल पा रही ना। जी बिल्कुल तो इस है। पे थोड़ा सा आप 1 मिनट कुछ जिक्र करें, फिर इंशाल्लाह अगले दफा इस पे आएंगे। जी जिक्र यही है आसिम साहब कि जो सुबह सरहद में जब आए अंग्रेज, तो उन्होंने एक नए किस्म का समाज देखा, एक नए किस्म का जो इलाका था जिसको जो है वास्ता पड़ा। और अफगान जंगे भी उसी पस मंजर में हो रही थी। तो समाज को कंट्रोल करने में उनको बहुत दिक्कत पेश आई। एक मास मूवमेंट थी जो सेटल्ड एरिया में थी, और एक मिलिटेंट मूवमेंट थी जो कबायली इलाकों से, स्वात से और मेर से और बाजौर से, और एक खित्ता जो पूरा घूमकर आता है हम्म। तक, उसमें खड़ी थी। तो इन दो जी तरह की मूवमेंट्स ने जो है बरतानिया को कभी चेंज से बैठने जी, ना दिया। मैं कह रहा हूँ पोस्ट पोस्ट बरतानिया जो है, ये 47 में पाकिस्तान के अंडर आ गया ये इलाका, और फिर भी तो यही तजादात मौजूद रहे, तहरीक मजदूर किसान तहरीकें चलती रहीं, और हाँ अभी तक अनरिजॉल्व हैं। हाँ, वो असल में हुआ कि बहुत सारी तहरीकों ने खुद की अपना वजूद जो है वो आने वाले दौर में भी देखा, और उसकी वजह यह कि लोगों के मुश्किलात और जो है वो उसमें कोई जिंदगी में कोई बेहतरी नहीं आई बरतानिया के जाने के साथ। तो वो तहरीकों को सस्टेन करने का मौका मिल गया। अगर आप देखें तो वो सारी जो है तहरीकों ने, जिसको फैज ने जी कहा ना कि ये मुसीबत तो नहीं है, तो हाँ, वो बस लोगों ने हमेशा के लिए जी जी सरताज साहब, इंशाल्लाह ये नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर इसको कंटिन्यू रखेंगे। ये अच्छा एक इंट्रोडक्शन हो गया जनाब। थैंक यू थैंक यू सर। जनाब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।